नमस्ते। आज हम जिस कवि के बारे में सुनने वाले हैं उनका नाम है डॉक्टर कुंवर बेचैन अर्थात कुंवर बहादुर सक्सेना। आपका जन्म 1 जुलाई 1942 को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के उमरी गांव में हुआ। बचपन आपका चंदौसी में बीता। एमकॉम तथा हिंदी में एमए तथा पीएचडी अध्ययन करने के बाद आपने गाजियाबाद के ही एमएनएच महाविद्यालय में अध्यापन किया। वहां विभाग प्रमुख भी रहे और रीडर भी रहे। कई सारी साहित्य विधाओं में आपको कुंवर बेचैन जी की रचनाओं को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपको कई सारे साहित्य पुरस्कार भी मिले। 1977 में साहित्य सम्मान, 2004 में मुंबई से दिया जाने वाला परिवार पुरस्कार तथा 2004 में ही उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का साहित्य भूषण पुरस्कार आपको प्राप्त हुआ। राष्ट्रपति महामहिम ज्ञानी झैल सिंह जी तथा शंकर दयाल शर्मा जी से भी आप सम्मानित रहे। आपकी हिंदी गीत तथा कविताएं महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात बोर्ड के भी कई सारे पाठ्य पुस्तकों में सम्मिलित है। आज हम सुनने वाले हैं रचना जिसे बनाया वृद्ध पिता के श्रमजल ने। यह कुंवर बेचैन जी की कविता अद्भुत है। माँ और पिता हर बच्चे के जीवन में समान महत्व रखते हैं, पर माँ की ममता और उसके प्रेम व्यवहार पर कितनी सारी कविताएं लिखी गई है, देखी गई है, सुनी भी गई है। कितनी सारी अन्य कलाओं की भी रचनाएं माँ को समर्पित होती है, किंतु पिता का प्यार, पिता का योगदान पिता की तरह ही अव्यक्त होता है। एक पिता अपने खून पसीने से सींचकर जिसे बनाता है वो धरोहर अपने पुत्र को, कन्या को देता है। किंतु बदलते जीवन व्यवहार और बदलते जमाने के साथ कई सारी रंग विधाएं भी बदल जाती हैं। कुछ इसी प्रकार का वर्णन किया है कुंवर बेचैन जी ने इस कविता में, जिसका शीर्षक है जिसे बनाया वृद्ध पिता के श्रमजल ने। आइए सुनते हैं यही कविता और उसका भावार्थ भी आभा से। कुंवर बेचैन जी की पंक्तियां हैं। उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी, मैंने दीवारें उठाई, उसने दीवारों पर छत रखी। क्यों हथेलियों की लकीरों से है आगे उंगलियां, क्यों हथेली की लकीरों से है आगे उंगलियां। रब ने भी किस्मत के आगे देख पहले तेरी मेहनत रखी, रब ने भी किस्मत से आगे देख पहले तेरी मेहनत रखी। ये पंक्तियां हैं कुंवर बेचैन जी की। कुंवर बेचैन जी जिन्होंने आज की हमारी यह कविता, जिसका शीर्षक है जिसे बनाया वृद्ध पिता के श्रमजल ने। कविता कुछ ऐसी है जिसमें एक साधारण इंसान के सपने, साधारण मनुष्य सपना देखता है और उसी सपने को जीता है, उसी सपने में वह रमता है। अपना होना और अपना होने का अधिकार, यह आशाएं या अपेक्षाएं एक संसार रचती है। और एक समय ऐसा भी आता है जब अधिकार और सपनों के बीच टकराव खड़ा हो जाता है। और जब टकराव दो पीढ़ियों के बीच होता है तो दीवारों में दरारें निर्माण होना, दीवारों में दरार निर्मित होना एक सहज भाव है। लेकिन जो सहजता में वे भी, सहजता से बनी हुई दरारों को भी शब्दों के चातुर्य से भर दे, वह कवि होता है, वह साहित्यकार होता है, वह रचनाकार होता है। कुंवर बेचैन जी ने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच जो अधिकारों का टकराव, जो सपनों की नींव की इमारत में जो सपने बुने हैं, जो सपने गुथे हैं, उन सपनों के बीच जो दरारें आ गई, उन दरारों को बहुत ही सुंदर तरीके से, शब्दों की चतुराई से और सपनों के साकार होने के श्रम से भरने का प्रयास किया है। और एक पीढ़ी को, नई पीढ़ी को यह दिखाने की कोशिश की है कि पुरानी पीढ़ी ने तुम्हें जो दिया है, जरा एक बार तो देखो कि उस दिए हुए की नींव के नीचे
क्या कुछ त्याग, क्या कुछ समर्पण और क्या कुछ समाया हुआ है, कितना कुछ बसा हुआ है, कितना कुछ उसके भीतर रचा हुआ है। आइए देखते हैं कविता के बोल कैसे हैं, सुनते हैं कविता की पंक्तियों को। पहले कविता कुछ इस तरह है। जिसे बनाया वृद्ध पिता के श्रम जल ने, दादी की हंसुली ने, माँ की पायल ने, उस सच्चे घर की कच्ची दीवारों पर मेरी टाई टंगने से कतराती है। माँ को और पिता को यह कच्चा घर भी एक बड़ी अनुभूति, मुझे केवल घटना यह अंतर ही संबंधों की गलियों में ला देता है कोई निर्मम दुर्घटना। जिन्हें रंग जलते दीपक के काजल ने, जिन्हें रंगा जलते दीपक के काजल ने, बूढ़ी गागर से छलके गंगा जल ने, उन दीवारों पर टंगने से पहले ही पत्नी के कर से साड़ी गिर जाती है। जब से युग की चकाचौंध के कोहरे ने छीनी है आंगन से नित्य दिया बाती, तब से लिपे आंगन की दीवारों से बंद नाक को सौंधी गंध नहीं आती। जिसे चिना था घुटनों तक की दलदल में ने, सने पुते झिने ममता के आंचल ने, पुस्तक के पन्नों में पिची हुई राखी उस घर को घर कहने में शर्माती है। साड़ी टाई बदले या ये घर बदले, प्रश्न चिन्ह नित और बड़ा होता, प्रश्न चिन्ह नित और बड़ा होता जाता। कारण केवल यही, दिखावे से जुड़ हम तोड़ रहे अनुभूति भावना से नाता। जिन्हें दिया संगीत द्वार की सांकल ने, खांसी के ठसके चूड़ी की हलचल ने, उन संकेतों वाले भाव को घूंघट पर दरवाजे की कॉल बेल भी हंस जाती है। कविता से एक बात समझ में आ गई। कविता की पंक्तियों से यह तो स्पष्ट हो गया कि कवि क्या कह रहे हैं, कवि क्या कहना चाह रहे हैं। पर प्रारंभ में कहा कि दो पीढ़ियों के संघर्ष में जब नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के श्रम को छोटा समझने लग जाती है, पुरानी पीढ़ी के समर्पण को आंकने लग जाती है, उस समय उस बीच में तैयार हुई दरार को कवि ने भावनाओं से भरने का प्रयास किया। भावनाएं स्मृतियों के झरोखों में सजी हुई सपनों की। और इसीलिए कवि जब अपने शब्दों में यह बात कह रहे हैं तो उन शब्दों की अभिव्यक्ति करते हुए क्या कहना चाह रहे हैं कि जिसे बनाया वृद्ध पिता के श्रमजल ने, श्रमजल अर्थात पसीने की बूंदे, जिसे बनाया वृद्ध पिता के श्रमजल ने, दादी की हंसुली ने एक आभूषण, न जाने पिता के अधिकार का घर बनाने के लिए पिता की माँ ने अपने बेटे के सपनों को अहमियत देते हुए अपना एकमात्र आभूषण भी त्याग दिया होगा, अपना एकमात्र आभूषण भी छोड़ दिया होगा। उस हंसुली को, जो शायद हंसुली वह अपने माता पिता की धरोहर बोलकर लाई होगी, उस हंसुली को भी अपने संतान का सपना संजोने के लिए उसने त्याग दिया। माँ की हंसुली ने, सिर्फ माँ ने ही नहीं, पत्नी ने भी अपने अधिकार का, सिर पर छत के सपने को सजाने के लिए अपनी पायल का, अपनी रुंझुन का सपना त्यागा होगा। उस सच्चे घर की कच्ची दीवारों पर, सच्चा घर जहाँ समर्पण की भावना सच्ची, जहाँ अपनेपन की भावना सच्ची, जहाँ घर को घर कहने की, जहाँ घर को घर के रूप में आकार लेने की भावना सच्ची, उस सच्ची भावना के बीच में मेरी टाई, देखिए टाई प्रतीक है, टाई प्रतीक है आधुनिकता का, टाई प्रतीक है आधुनिकता के रंग में रंगे हुए उस व्यक्ति का जो पौराणिक मान्यताओं को और अपने परिवार के मूल्यों को आधुनिकता की दौड़ में कहीं पिछड़ा हुआ समझने लगता है। और आधुनिकता की दौड़ में पिछड़े हुए यही मूल्य
उसे बहुत छोटा लगने लगते हैं और एहसास दिलाते हैं कि वह कहीं गवारू तो नहीं, कहीं वह गवार तो नहीं माना जाता है। इसीलिए कह रहा है कि मेरी टाई टंगने से कतराती है। माँ को और पिता को यह कच्चा घर भी एक बड़ी अनुभूति, यह कच्चा सा घर जो शायद बरसात में कहीं न कहीं से सिलन भी भरता होगा, कहीं न कहीं से छाजन चूता भी होगा, लेकिन उस चूते हुए छाजन में भी प्रकृति की अनुकंपा को देखने की नजर माँ पिता ने पाई है, क्योंकि अपने सपनों को साकार करने में अपनी पूरी जीवन की पूंजी लगाई है। मुझे केवल घटना, लेकिन ये नई पीढ़ी क्या जाने कि पुरानी पीढ़ी ने किस समर्पण के बाद यह सारी चीजें पाई है, क्या कुछ त्याग देने के बाद यह सब कुछ पाया है। इसीलिए कवि कह रहे हैं कि जो एक पीढ़ी के लिए सिर्फ घटना है, दूसरी पीढ़ी के लिए तो वही एक बहुत बड़ी पूंजी है, वही एक बहुत बड़ा मूल्य है। और कवि कहते बस यही भेद, यही अंतर हम दो पीढ़ियों के बीच में, जो मेरे लिए मात्र घटना है और उनके लिए पूरा एक सपना है, यह टकराव एक दुर्घटना का चेहरा ले लेता है। जिन्हें रंगा जलते दीपक के काजल ने, बूढ़ी गागर से छलके गंगा जल ने, उन दीवारों पर टंगने से पहले पत्नी के कर से साड़ी छूट जाती है। उस दीवार पर देखिए, कभी पुराने किसी घर पर, जहां हम ग्रामीण जीवन में जब कभी झांक कर आते हैं, समय अपने व्यस्ततम जीवन में से कभी माता पिता के उन किस्सों को सुनते हैं, जहां वे हमें बताते हैं कि कैसे पशुओं के बीच, पक्षियों के बीच वे अपना बचपन बिताया करते थे, उन्हें चराने जाया करते थे, कच्चा दूध पिया करते थे और ट्यूबवेल के ठंडे शीतल जल में नहाया करते थे। और उस समय उनकी आंखों की चमक को देखिए, और उस समय उनके सपनों को जीने के लिए वे भी तो अपने उन सपनों को छोड़कर आए थे इस शहरी चकाचौंध से तालमेल बिठाने के लिए। और इस शहरी चकाचौंध से तालमेल बिठाते बिठाते उन्होंने अपने सपनों को अगर तिलांजलि दे करके सिर पर छत भी खड़ी कर दी है, तो बहुत बड़ा त्याग कर दिया है, बहुत बड़ा मूल्य दिया है अपने सपनों को बलिदान करने का, अपने सपनों के बलिदान का। लेकिन आधुनिक पीढ़ी शायद उस त्याग को न समझ पाए। तभी तो कवि कह रहे हैं कि मेरी पत्नी की कीमती साड़ी, जो वह अपने बड़े सुंदर सपनों के साथ संजोए रखना चाहती है, वो उन कच्ची दीवारों पर नहीं टंग पाती है कि दीवारों से निकलते हुए दीमक उसे दिखाई देते हैं, दीवारों में बसे हुए कीटाणु उसे दिखाई देते हैं, दीवारों में छिपे हुए जुगनू की चमक से वह अपनी साड़ी में डके हुए छेद देख लेती है, और वह उन दीवारों पर उस साड़ी को नहीं टंगाना चाहती। जब से युग की चकाचौंध के कोहरे ने छीनी है आंगन से नित्य दिया बाती, तब से लिपे आंगनों से दीवारों से बंद नाक को सौंधी गंध नहीं आती। कच्ची दीवारों को गोबर से लीपा जाता है, और गोबर से लिपी हुई दीवारें बरसाती नहीं है, सड़ांध नहीं उठाती है, वह महकती है। लेकिन वह महक देखने का एक नजर होती है, वह महक को समझ पाने की एक इच्छा होती है। अगर हमें वो महक नहीं दिखाई दे रही, अगर हम उस महक को नहीं समझ पा रहे हैं, अगर हम उस महक में नहीं जी पा रहे हैं, तो हम पिछड़ गए हैं। हम दौड़ को सही गति से नहीं नाप पा रहे हैं, हम कहीं दूर रह जा रहे हैं, हम कहीं छूट जा रहे हैं। और निश्चित रूप से यह दूरी है भावनाओं की गति को हमारी न नाप पाने वाली की कमी की दूरी। और अपनी इस कमजोरी को बताते हुए कवि क्या कह रहे हैं कि जब से युग की चकाचौंध के कोहरे ने छीनी है आंगन से नित्य दिया बाती, शाम होते ही, छुटपुट अंधकार छाते ही, गोधुली बेला आते ही आंगन की चौखट के आगे दीप जल जाता था। अब पूछिए गोधुली बेला क्या होती है, तो शायद एक पीढ़ी इसका जवाब नहीं दे पाएगी कि जिस समय घर के पालतू पशु, जिस समय गौ गाय रंभाते हुए चर करके वापस अपने घर की ओर लौट कर आते थे,
और अपने पैरों से धूल उड़ाते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचने का प्रयास करते थे। सूर्यास्त के समय उसे गोधूली बेला कहा जाता था। और उस गोधूली बेला में आज मनुष्य लौट रहा है। कहाँ पहुंच गया है मनुष्य अपनी तरक्की की दौड़ में? कहाँ पहुंच गया है मनुष्य अपने आधुनिकीकरण की दौड़ में? कितना भाग रहा है मनुष्य अपनी प्रगतिशीलता को दिखाने के लिए? कितना दौड़ता जा रहा है मनुष्य अपने आप को विकसित बताने के लिए, अपने आप को विकासशील से एक कदम आगे ले जाने के लिए। जब से युग की चकाचौंध के कोहरे ने छीनी है आंगन से नित्य दिया बाती, तब से लिपे आंगनों से दीवारों से बंद नाक को सौंधी गंध नहीं आती। छोड़ दिया है, अब नाक बंद हो चुकी है। नाक उस गंध को नहीं समझ पाती जो ताजे गोबर से लिपी हुई दीवारों से आया करती थी, जो चिकनी मिट्टी से पुते हुए चूल्हे से आया करती थी। उस गंध को अब नाक जो है वह बांस कहती है, और गंध और बांस के बीच का अंतर नहीं चीन पाती है। जिसे चिना था घुटनों तक की दलदल ने, सने पुते झीने ममता के आंचल ने, पुस्तक के पन्नों में पिची हुई राखी उस घर को घर कहने में शर्माती है। कितनी सुंदर स्मृतियां हुआ करती थी कि हम किताबों के पन्नों के बीच में चॉकलेट के रैपर जमा किया करते थे। एक विद्या का पेड़ होता था हमारे दरवाजे पर। हर विद्यालय में वह विद्या का पेड़ बड़ा शोभा बढ़ाया करता था, और हम समझते थे कि सच में उस विद्या के पेड़ की एक पत्ती को अपने पुस्तक में रखने से बुद्धि आ जाती है। बुद्धि तो पता नहीं आई कि नहीं आई, लेकिन एक पीढ़ी की स्मृतियां जरूर खो गई, और उस पीढ़ी ने अपने स्मृतियों को खोने के लिए को नाम दिया तरक्की का। उस पीढ़ी ने अपने सपनों में पीछे छूट जाने को नाम दिया शहरीकरण का, नाम दिया आधुनिकीकरण का। और कह रहे हैं कि माता पिता ने जिस घर को चुनते समय, चीनना कहते हैं मजबूत दीवार को खड़ा करना, एक ईंट पर ईंट चढ़ा करके उसे पक्का बनाना, और ऐसी चुनाई करते समय उन ईंट को मजबूती से जोड़ते समय खाली ईंट नहीं जुड़ी थी, जुड़ा था एक सपने से जुड़ा हुआ दूसरा सपना, एक की उम्मीदों से सजी हुई दूसरे की उम्मीद, दो लोगों की आंखों में देखा हुआ एक स्वप्न जो साकार हुआ था उस मकान पर, और जिस मकान को आज एक पीढ़ी घर कहने से कतराती है, क्योंकि उसे उस मकान में सौंधी बास नहीं आती। सूखी मिट्टी पर बारिश की बूंदों के छींटे को गिरने की खुशबू को सौंधी महक कहते हैं। ये एक पीढ़ी कहना भूल चुकी है, और उस महक को सूंघने का मादा खो चुकी है, सामर्थ्य खो चुकी है। साड़ी टाई बदले या ये घर बदले, प्रश्न चिन्ह नित और बड़ा होता जाता, कारण केवल यही दिखावे से जुड़ हम तोड़ रहे अनुभूति भावना से नाता। क्या कारण है हमारा कि हम इस अनुभूति को नहीं समझ पा रहे हैं, हम इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि हम कुछ छोड़ रहे हैं। जिस तरह से अंजुली में रेत उठाने के बाद में रेत छोटे छोटे से छिद्र ढूंढ करके उसमें से निकल जाती है, कुछ इसी तरह से अंजुली भर मुट्ठी भर आधुनिकीकरण चुनने के लिए, मुट्ठी भर नवीनीकरण चुनने के लिए, मुट्ठी भर अपनी तरक्की में अपनी खुशियां बटोरने के उहापोह में, उस प्रयास में हमारे हाथों से हमारी खुशियां, हमारी स्मृतियां कहीं रिस रिस कर गिरती चली जा रही हैं और समाप्त हो रही हैं। कवि चेता रहे हैं कि सहेजो, इन छेदों को बंद करो जो तुम्हारी हथेलियों से तुम्हारी खुशियों को निकलने का रास्ता दिखा रहे हैं। साड़ी टाई बदले, आधुनिकीकरण छोड़े, क्या करें हम? या ये घर बदले या अपनी स्मृतियों को छोड़ दे। प्रश्न कठिन है, छोड़ा कुछ भी नहीं जा सकता। प्रश्न चिन्ह नित और बड़ा होता जाता, कारण केवल यही दिखावे से जुड़ हम तोड़ रहे अनुभूति भावना से नाता। कारण सिर्फ इतना है, प्रश्न सिर्फ यही है
कि हम ये जो अपनी कच्ची दीवारों में खुशबू ढूंढना भूल चुके हैं, ये और कुछ नहीं, हमें अपनी प्राचीन अनुभूतियों से लगाव नहीं रह गया, इसी का संकेत दे रहे हैं। जिन्हें दिया संगीत द्वार की सांकल ने, खांसी के ठनके चूड़ी की हलचल ने, उन संकेतों वाले भाव को घूंघट पर दरवाजे की कौल बेल हंस जाती है। देखिए कितने अच्छे प्रतीक कवि ने चुने हुए हैं। जब घर में बड़ा बुजुर्ग घर से बाहर जाता था, तो जब वह लौट कर आते हैं, तो लौट कर आने के बाद वे एक खांसने का, इसका मतलब ये नहीं होता था कि उन्हें खांसी है। आज की स्थितियां तो ऐसी है कि ये सबसे खतरनाक संकेत हो चुका है। लेकिन हमने अपने घरों के किस्सों में, अपनी आंखों के सामने देखे हुए दृश्यों में यह बात देखी हुई है कि घर में जब बहू बेटियां होती है, तो घर के बाहर से घर की ओर लौट कर आता हुआ बुजुर्ग खांस करके घर में प्रवेश करता है। उसका खांसना उसकी बीमारी का सूचक नहीं होता, उसका खांसना संकेत होता है जो बताता है कि मैं आ गया हूँ। और घर में बड़े के आगमन के आते ही जो घर की दीवारों के पीछे, कहीं रसोई घर में, कहीं सामान घर में जो हंसी ठिठोली के स्वर होते थे, वे थम जाते थे और समझ लेते थे कि अब घूंघट के पीछे मुस्कुराने का पल है, अब सिर पर आंचल रख लेने का समय आ चुका है। और सिर से आंचल को सवारे सवारे ही पानी का गिलास आकर के बुजुर्ग के सामने रख दिया जाता था। चूड़ी की हलचल ने, चूड़ियां बजती नहीं थी, चूड़ियां बजाई जाती थी, जो यह संकेत देते थे कि कमरा खाली नहीं है, रसोई घर में काम चल रहा है, कक्ष में साफ सफाई चल रही है, किसी भी कोने में कोई सामान रखा जा रहा है। तो यह चूड़ी का स्वर जो है, ये संकेत देता था कि घर की पर्दे वाली महिला घर के भीतर इस क्षेत्र में है। और उस क्षेत्र में जाते समय यदि बुजुर्ग उस ओर जा रहे हैं, तो वे अपने कदम रोक लिया करते थे। बुजुर्गों का संकेत होता था उनकी खांसी, और नवयुवतियों का, घर की बहू बेटियों का संकेत होता था उनकी पायल की रुंझुन, और उनकी पायल की रुंझुन के साथ साथ उनकी चूड़ियों का स्वर। यह सारे संकेत रिश्तों से बंधे थे, ये सारे संकेत रिश्तों का मूल्य बताते थे, यह सारे संकेत संदेश देते थे, लिहाज का सूचक होते थे, मर्यादाओं की, और लगाम होती थी बड़े छोटे की आंखों, बड़े छोटों के लिए आंखों में समाई हुई शर्म की, हया के पानी का। उन संकेतों वाले भावुक घूंघट पर दरवाजे की कौल बेल हंस जाती है। लेकिन अब क्या हुआ? जो घूंघट शर्म से, जो घूंघट बड़ों के सम्मान के लिए निकाल लिया जाता था, उस घूंघट का, उस खांसी का, ठनक का, चूड़ी का, कंगन का, पायल की रुंझुन का, सबका स्थान केवल दरवाजे पर लगी एक टिंग टोंग ने ले लिया है, जो बिल्कुल यह परिचय नहीं देती कि दरवाजे पर बड़े का आगमन हुआ है, समकक्ष आया है, या घर का छोटा बच्चा लौट कर घर की ओर आया है। कच्चा मकान था तो रिश्तों की मर्यादाएं थी, पक्का मकान आया तो कहीं अनुभूतियां, भावनाएं, सपने, नींव, मूल्य बहुत पीछे छूट गए। और उन छूटे हुए मूल्यों को अगर हम सहेज ले, तो कवि की यह चेतावनी, कवि के यह शब्द हमारे लिए बहुत उपयोगी है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो प्रारंभ में ही कहे थे कि उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी, मैंने दीवारें उठाई, उसने उन दीवारों के ऊपर छत रखी। ये बड़ा होता है, ये घर का बड़ा होता है। क्यों हथेली की लकीरों से है आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत के आगे देख तेरी मेहनत रखी, रब ने भी किस्मत के आगे देख तेरी मेहनत रखी। शब्दों से जहाँ भाव पिरोए जाते हैं, तो कुछ कविताएं हमें भाव विभोर कर देती है, कुछ हमारा मन मोह लेती है, किंतु जीवन दर्शन की ओर ले जाने वाली कविताएं हमें विचार करने पर प्रवृत्त करती है
और जीवन के कितने सारे रंग हमारे सामने बिखेर देती है कि हम जीवन की पहेली के बारे में सोच में पड़ जाते हैं। कुछ इसी प्रकार की यह कविता हमारे साथ शेयर की आभा ने। आभा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काव्य रस गाथा का यह उपक्रम निरंतर ऐसा ही चलता रहे, इसलिए आपकी बहुत बहुत काव्य रस गाथा का यह उपक्रम इसी तरह से निरंतर चलता रहे, इसलिए आपके आशीर्वाद और शुभकामनाएं हमारे लिए बहुत जरूरी है। यह कविता, यह भाव आपको कैसा लगा, आप हमसे जरूर साझा कीजिए। तुरंत मिलेंगे अगले हफ्ते काव्य रस गाथा के नए भाग में एक नए काव्य पुष्प के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।